वॉलमार्ट दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में से एक है और हर साल $600 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है। पर क्या आप जानते हैं वॉलमार्ट के फाउंडर का जन्म बहुत ही गरीबी में हुआ था और फार्मिंग करते समय डिप्रेशन में भी चले गए थे और एक बार तो इनके बॉस ने ये भी कहा था कि तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। और यही से कैसे वॉलमार्ट के फाउंडर ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, ये बहुत ही अनबिलीवेबल स्टोरी है। पर कुछ लोगों का कहना है कि वॉलमार्ट ने कई सारे स्कैंडल्स और अनफेयर टैक्टिक्स यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। इस वीडियो में हम जानेंगे वॉलमार्ट की असली कहानी को। लेट्स गो टू द जर्नी ऑफ वॉलमार्ट। सैम वॉल्टन का जन्म 29 मार्च 1918 को किंगफिशर के ओक्लाहोमा में हुआ। उनके पेरेंट्स खेती किया करते थे, पर इस फार्म से उनका घर भी ठीक से चलता नहीं था। इसलिए सैम सिर्फ 8 साल की उम्र में मैगजीन बेचना शुरू करते हैं और जो भी उनसे उनका घर चलाने के लिए होता है वो करते हैं। 1929 में सैम के फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो जाती है और वो सभी काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनसे उनका खेत भी चला जाता है। इस मोमेंट पे सैम के फादर काफी निराश हो जाते हैं और इस टाइम पे सैम के फादर को जॉब की बहुत जरूरत होती है और उन्हें एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल जाता है। यहाँ पे सैम के फादर का काम ये था कि जिन जिन पुअर फार्मर्स ने अपने फार्म पे लोन लिया है उनसे टैक्स वसूलना था और जो फार्मर्स टैक्स नहीं दे पाते उनका फार्म ये अपने अंडर ले लेते थे। और इनमें से कई सारे फार्मर्स तो इनके फ्रेंड्स और नेबर्स थे। लेकिन 1929 एंड 1931 के बीच में सैम के फादर ने 100 से भी अधिक फैमिली फार्म्स को अपने अंडर ले लिया था। सालों से मेहनत से अपनी खेती करने वाले फार्मर्स को अपना खेत खोते हुए देख सैम के फादर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि ये सेम चीज उनके साथ भी हुई थी। अपने पिता को देख सैम को एक बात समझ में आती है कि पैसा कमाना और बेवजह खर्चा न करना कितना जरूरी है। 1936 में सैम ने मिजोरी के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। तब वो फाइनेंस और पैसे के बारे में और भी ज्यादा समझदार हो गए और यही से सैम को अपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी मिलिट्री सर्विस के ट्यूशन फीस सेव करने के लिए मदद मिली। ग्रेजुएशन के बाद जब सैम अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे तब उन्होंने एक होटल में वेटर का काम किया ताकि उनका गुजारा हो सके। सैम ने खुद के लिए थोड़ा बहुत पैसा कमाना सीख लिया था और यही नहीं, सैम ने हाई स्कूल के दौरान एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बिजनेस भी शुरू किया था और अपने साथ कुछ हेल्पर्स को जोड़ के उन्होंने कॉलेज एंड आने तक एक साल में $4000 का रेवेन्यू भी जनरेट किया था। सैम का दिमाग बिजनेस में काफी चलने लगा था। 1940 में जब सैम का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब उन्हें जेसी पेनी इस कंपनी में जॉब मिला, जहां पे उनको $75 पर मंथ सैलरी मिलती थी। इतना हार्ड वर्किंग और पैशनेट होने के बावजूद सैम जेसी पेनी के सबसे बॉस एम्प्लॉय थे, इसीलिए सैम के बॉस ने उनको फायर करने के लिए धमकी भी दी। खुद को प्रूव करने के लिए सैम सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक 7 डेज पर वीक काम करने लगी। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुक गया, क्योंकि 1942 में अमेरिका के सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के कारण आर्मी में ज्वाइन होने के लिए सैम को बुलाया गया। मतलब अब अमेरिका में रहने वाला सैम विदेश में लड़ रहा था। अब यहाँ से सैम की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। यहाँ पे सैम अपनी फ्यूचर वाइफ हेलन से मिलते हैं और कुछ साल डेटिंग करने के बाद 14 फरवरी 1943 को वैलेंटाइन डे के दिन शादी करते हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब सैम रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अब सैम के फादर इन लॉ यानी हेलन के पिता वो बैंकर और लॉयर भी थे, तो वो चाहते थे कि सैम उनके साथ काम करे। पर जब सैम अपना रिटेल स्टोर का आइडिया अपने फादर इन लॉ को बताते हैं तो उसके फादर इन लॉ सैम को $20,000 का चेक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्योंकि सैम के पास $5,000 की सेविंग भी थी, तो इसके मदद से सैम 1945 में बेन फ्रैंकलिन का स्टोर जो कि न्यूपोर्ट आर्कांसस में था वो खरीदते हैं। ये स्टोर बेन फ्रैंकलिन की पॉपुलर फ्रेंचाइज थी, पर क्योंकि ये स्टोर लॉस में चल रहा था इसीलिए सैम को ये स्टोर काफी कम प्राइस में मिल जाता है। इस स्टोर का रेंट सेल्स के 5% डिसाइड किया गया था। पहले तो सैम को ये उतना ज्यादा नहीं लगा, पर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये सबसे हाईएस्ट रेंट है जो किसी ने भी इस टाइप के बिजनेस में दिया होगा। इस समय सैम सिर्फ 27 साल के थे और उन्होंने इससे पहले कोई भी स्टोर नहीं चलाया था। पर सैम के दिमाग में एक बात क्लियर थी, अगर उन्हें उनके शॉप को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो उन्हें कुछ एक्सट्रीम चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए सैम ने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कुछ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट और कुछ प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ाकर बेचना। सैम को विश्वास था कि वो हायर नंबर ऑफ सेल्स करके पैसा बना ही लेंगे। और सरप्राइजिंग बात यह है कि सैम का ये आइडिया काम भी किया। इसका मैथ बहुत सिंपल था। मान लो सैम ने कोई प्रोडक्ट 80 सेंट्स में खरीदा हो तो उसको $1.20 में बेचने की जगह
$1 में बेचते थे। इसका मतलब एक एटम पे उतना प्रॉफिट नहीं होता था, पर ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा ही होता था। हर एटम को चीप प्राइस में बेचना मतलब हर एटम को चीप प्राइस में खरीदना भी होगा। और क्योंकि सैम ने फ्रैंकलिन के फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को साइन किया था, इसलिए सैम को चीप प्राइस में बेचने वाली स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। फ्रैंकलिन ने सभी फ्रेंचाइज ओनर को पहले से ही बताया था कि उन्हें कौन से आइटम्स बेचने हैं, और फ्रेंचाइज ओनर्स को ज्यादातर आइटम फ्रैंकलिन के होलसेलर यानी बटलर ब्रदर्स से खरीदने थे। सैम को लगा कि वो बेन फ्रैंकलिन के फ्रेंचाइज सिस्टम में फंस गया है, इसलिए सैम ने प्रोडक्ट बेचने के लिए खुद का अलग कुछ रास्ता निकालने का सोचा। इसलिए सैम रात को अपना काम खत्म करने के बाद उन होलसेलर को ढूंढने लगे जो चीप प्राइस में प्रोडक्ट को बेचते हैं, और उन प्रोडक्ट को अपने घर में बने मालगाड़ी में आदमी के शर्ट्स और लेडीज गारमेंट से भर देते थे। ये सारे आइटम्स उन्हें लो प्राइस में मिलते थे और सैम को लगता था कि ये सारे आइटम्स बिक जाएगी। और यकीन माने, जब सैम अपनी नई चीजें दुकान में रखते थे तो सारी चीजें बिक जाती थी। चीप प्रोडक्ट्स और लोएस्ट मार्जिन मतलब कि लोगों को बहुत कम प्राइस में चीजें मिल जाती। इसकी वजह से धीरे धीरे पूरे टाउन में चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहे, ये बात फैलने लगी। सैम ने उन मैन्युफैक्चरर्स को भी कॉल करने की कोशिश की जो बेन फ्रैंकलिन के स्टोर में मिलने वाले आइटम्स को बनाते थे, फिर उनसे डायरेक्ट डील करने की कोशिश की। इसकी वजह से सैम को एक्स्ट्रा 25% कमीशन देना नहीं पड़ता था। और सरप्राइजिंगली बेन फ्रैंकलिन के स्टोर के ओनर सैम की इस हरकत से बहुत गुस्से में थे। फ्रेंचाइज की आइटम्स पर कमीशन लेना बेन फ्रैंकलिन के स्टोर का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन ओनर्स ने सैम पर इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अभी भी वो ओवरऑल सेल से 5% कमा ही रहे थे। और पहले ही साल के ओनरशिप से सैम ने सेल्स को 45% से बढ़ा दिया था। सैम का पहले ही साल में रेवेन्यू $1,05,000 हुआ और सेकंड ईयर में ये रेवेन्यू बढ़कर $1,40,000 हो गया। सैम का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और जल्दी सैम ने अपने फादर इन लॉ का लोन भी चुका दिया। इसी दौरान सैम का भाई बर्ड वॉर से लौट आया और वो भी सैम के साथ काम करने लगा। दोनों मिलकर स्टोर की हर जरूरत पूरी करने के लिए लंबे समय तक काम करने लगे। स्टॉक रूम से काम से फर्श साफ करने तक सभी काम दोनों मिलकर करने लगे। ऐसा वो इसीलिए करते थे क्योंकि खर्चा कम हो सके और प्रॉफिट ज्यादा। सैम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स की दुकानों पर जाकर उनके प्राइस और डिस्प्लेस देखता रहता था ताकि वो उससे सीख सके और अपनी दुकान में इम्प्रूव कर सके। कॉम्पिटिटर सैम को अपने दुकान में इतनी देर देख इरिटेट होते थे क्योंकि सैम उनके काम करने का तरीका बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता था और देखता था कि किस कीमत पर सामान बेचना चाहिए। और इस तरह सैम के स्टोर का रेवेन्यू 5 साल तक $25,000 तक हो गया था। सैम ने अपना गोल अचीव कर लिया था और ये स्टोर पूरे टाउन में बेन फ्रैंकलिन के फ्रेंचाइज का सबसे नंबर 1 स्टोर बन गया था। लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। बेन फ्रैंकलिन के मालिक सैम के लैंडलॉर्ड ने सैम का लाइसेंस रिन्यू न करने का फैसला किया क्योंकि ये दुकान वो अपने बेटे को देना चाहते थे। अब ये दुकान बेचने के अलावा सैम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब इस पॉइंट पे सैम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ये टाइम सैम के लाइफ का सबसे खराब टाइम था। सैम को सब अनफेयर लग रहा था। सैम ने पूरे एरिया में सबसे बेस्ट वैरायटी स्टोर बनाया था और इस स्टोर को इम्प्रूव करने के लिए सैम ने अपने लाइफ के 5 साल भी लगा दिए थे और अब मजबूरन सैम को ये शहर छोड़ना पड़ रहा था। सैम ने अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने एनर्जी में कन्वर्ट करने का फैसला किया और इसीलिए सैम ने न्यू स्टोर ओपन करने का फैसला किया। इस टाइम सैम ने नया स्टोर बेंटोविली आर्कांसस में ओपन किया और काम करना शुरू कर दिया। और इस बार जब रेंटल एग्रीमेंट साइन करना था तब सैम ने 99 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्योंकि फिर से उनका स्टोर उनसे कोई छीन ना सके। सैम ने उनके नए स्टोर को वॉल्टन 5 एंड डाइम ये नाम दिया था। लेकिन इस अनजान शहर में सैम अपने नए स्टोर के बारे में लोगों को कैसे बताता? सैम सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपना दिमाग चला रहा था कि सैम को अपने फर्स्ट बिजनेस न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में याद आया और इसी से सैम को एक नया आइडिया आया। सैम ने बेंटन काउंटी डेली रिकॉर्ड नाम के न्यूज़पेपर में अपने स्टोर की एडवर्टाइजमेंट की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टोर के बारे में पता चले। सैम ने फिर से अपने कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मतलब कि सैम ने सुना मिनेसोटा शहर में 2 स्टोर ने सेल्फ सर्विस से नया कंसेप्ट लाया है, इसलिए सैम इसे देखने के लिए उस स्टोर में गए। याद रखिए ये 1950 का समय था। उस समय कस्टमर के लिए ऑर्डर की हर वस्तु खुद निकाल कर देना ये नॉर्मल बात थी। इससे खरीदारी की प्रोसेस स्लो हो जाती थी क्योंकि इसमें अधिक कर्मचारी लगते थे और हर ऑर्डर पे ज्यादा समय लगता था। सैम ने जब मिनेसोटा में सेल्फ सर्विस के कंसेप्ट देखा तो सैम काफी इम्प्रेस्ड हो गए और इसीलिए इमीडिएटली सैम ने अपने दुकान में सेल्फ सर्विस शुरू कर दी। और आसपास के कोई भी स्टोर में ये सिस्टम अवेलेबल नहीं था, इसलिए कम एम्प्लॉय के साथ और कम प्राइस के साथ सैम ने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। और 1 साल के अंदर अंदर ही सैम का रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया। सैम प्राइस कम करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था
जो कि कस्टमर्स को पसंद है। सैम का विजन बहुत बड़ा था। सैम धीरे धीरे इन्वेस्ट करते गए और ज्यादा से ज्यादा रिटेल स्टोर ओपन करने लगे। सैम का लो कॉस्ट लो प्राइस ये आइडिया क्लियरली काम कर रहा था। सैम ने साल के अंत तक 15 से भी ज्यादा स्टोर्स ओपन किए। सैम को जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली सैम ने वहाँ स्टोर ओपन किया। सैम ने उन स्टोर्स को भी खरीदा जो कम्प्लीटली बंद पड़े हुए थे और इन स्टोर्स को उन्होंने वॉल्टन 5 एंड डाइम नाम से एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। जिन जिन स्टोर्स में सैम ने डिस्काउंट दिए थे वो सभी स्टोर स्मॉल थे, लेकिन सैम ने अभी सभी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट नहीं दिया था। सैम का नया आइडिया ये था कि छोटे टाउन में बड़े स्टोर ओपन किए जाए और वहाँ बिकने वाली सभी चीजों पर डिस्काउंट दिए जाए और इसी स्टोर को वो आगे चल के वॉलमार्ट ए नाम देने वाले थे। इस स्टोर को ओपन करने के लिए सैम को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए सैम ने बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की, पर कोई उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। वो अपने स्टार्टिंग में ही वॉलमार्ट स्टोर पे लो प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ दाव लगाना नहीं चाहते थे। उन्हें ये बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था, पर फिर भी सैम ने खुद पर दाव लगाया। सैम ने खुद का घर गिरवी रखा और कुछ पैसे दोस्तों से और कुछ बैंक में से लोन निकाला। इसकी मदद से सैम ने 1962 में रेजर्स अरकानसास में अपना सबसे पहला वॉलमार्ट स्टोर ओपन किया। सैम के द्वारा विलेज में स्टोर ओपन करने का डिसीजन बेहतरीन साबित होने लगा, क्योंकि कस्टमर इससे बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें कुछ भी प्रोडक्ट या आइटम लेने के लिए सिटी के अंदर गाड़ी लेकर नहीं जाना पड़ रहा था। और इतना ही नहीं, सैम ने अपने कॉम्पिटिटर्स से जो भी सीखने मिले वो सीखना जारी रखा। मतलब कि सैम केमार्ट एंड सीयर जैसे कॉम्पिटिटर्स के हेडक्वार्टर्स में जाते और डायरेक्टली उनके मैनेजर से बात करते और अपने नोटपैड में जो भी उनको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट डाउन करते थे। उस वक्त उन मैनेजर्स को वॉलमार्ट बहुत स्मॉल और उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सारी डिटेल सैम के साथ शेयर की। 1971 में सैम ने 78 पार्टनर के साथ 6 नए स्टोर ओपन किए, पर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि सैम बहुत सारे कर्जे में भी चला गया है। देखिए, स्टोर्स प्रॉफिट तो बना रहे थे, लेकिन सैम क्या करते, अपने बिजनेस को बढ़ाने को ट्राई करते, इसीलिए कर्जा होता ही जा रहा था। और सैम क्या करते, एक बैंक का लोन चुकाने के लिए दूसरे बैंक से लोन लेते थे। और जल्द ही सैम के पार्टनर्स को ये बात पता चल गई और वो इससे बाहर निकलना चाहते थे, पर सैम ने उन्हें किसी तरह कन्विंस किया और कहा कि वॉलमार्ट ए बिजनेस मॉडल जरूर वर्क करेगा, पर इसके लिए उन्हें और पैसों की जरूरत थी। अब सैम के ऊपर प्रेशर था, सैम को किसी तरह सोल्यूशन निकालना था, इसीलिए सैम ने वॉलमार्ट को स्टॉक मार्केट में लाने का सोचा और 1972 में वॉलमार्ट को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लाया गया। और यही वो पॉइंट था जहां से वॉलमार्ट पूरी तरह से बदलने वाला था। सैम ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर दिया और अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए स्टोर लंबे समय तक शुरू रखना शुरू कर दिया। सैम ने कॉस्ट कम करने के कई तरीके यूज किए, जैसे कि वुडन शेल्व्स को मेटल शेल्व्स में रिप्लेस किया और सीलिंग के लाइट के लिए चीप वायर्स यूज किए। कस्टमर्स को इससे क्या ही लेना देना था, उनको कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहे थे, यही बस था। और इसी वजह से वॉलमार्ट का बिजनेस बढ़ता ही गया और 1 साल के बाद सैम ने और 13 स्टोर ओपन किया और उसके बाद और 26 किए। सैम अपने कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए लोकल एरिया में न्यू स्टोर ओपन करती, मतलब कि जहां सभी स्टोर छोटे छोटे हो और लो प्राइस के कारण सारे कस्टमर वॉलमार्ट की तरफ अट्रैक्ट होते। ऐसे करके सैम अपने कंपटीशन को खत्म करते गए और धीरे धीरे वॉलमार्ट का कारवा बढ़ता गया। देखिए, सैम ने वॉलमार्ट को बढ़ाने के लिए कई सारी जीनियस स्ट्रेटजी अपनाई, जिसकी वजह से वॉलमार्ट आज $1 बिलियन कंपनी बन गई है। देखिए, सैम के लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आई, पर सैम ने कभी हार नहीं मानी। सैम ने स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी बहुत किया, दिन रात यही सोचते रहते कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वॉलमार्ट की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना।